ओलंपिक है हमारा, बेस्ट ओलंपिक। चलो बेटा हम लास्ट कहाँ थे? सर हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ा था, आर्कियो पेलेगो आइसलैंड में। हाँ, आज हम करेंगे लाइन सर, यही लाइन लिखी थी बस हमने कि आर्कियो पेलेगो आइसलैंड में उन्होंने वर्क किया था, बस इतना लिखा। हाँ, और उन्होंने बेटा लिख लेना, हर्बर्ट स्पेंसर ने ना डार्विन की थ्योरी को बेटा, हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं, मैंने फिर गलत लिखवा दिया, उसको ठीक कर लो तुम लोग। एल्फ्रेड वेलेस की बात है ये, ठीक है बेटा, उसे ठीक कर लो, मैं अभी लिख देता हूँ। ये मैं ठीक लिख देता हूँ अभी। सर हाँ सर, इवोल्यूशन का मोटिव क्या होता है? रिप्रोडक्टिवली फिट होना या फिर कॉम्प्लेक्स बनना? नहीं, रिप्रोडक्टिवली फिट होना बेटा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट होता चला गया तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सर इसका तो कोई प्रूफ नहीं है ना। उसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ ये है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुई है लाइफ, और कुछ नहीं हुआ है। यस सर। अच्छा, जहां बेटा आपने वो लिखा है ना, मैंने गलत लिखवा दिया, अगर हर्बर्ट स्पेंसर लिखा है तो उसको बेटा कर लेना वेलेस, एल्फ्रेड वेलेस। एल्फ्रेड वेलेस ये एक साइंटिस्ट है बेटा, ये काम कर रहे थे ऑन आर्कीपेलागो आइलैंड। आर्कीपेलागो है ना, ही वॉज वर्किंग ऑन आर्कीपेलागो आइलैंड पे काम कर रहे थे ये। इन्होंने बेटा डार्विन की थ्योरी को ना एक चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेड डार्विन्स थ्योरी in the form of chart। है ना बेटा, इन्होंने डार्विन की थ्योरी को एक चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया, इसको हम कहते हैं वेलेस चार्ट। ठीक है बेटा, वी कॉल इट एज वेलेस चार्ट। क्लियर है? और अल्फ्रेड वेलेस है ना, अल्फ्रेड है ना, वेलेस चार्ट कहते हैं, इन्होंने पूरी थ्योरी को एक चार्ट की फॉर्म में दे दिया। इसके अलावा ना अल्फ्रेड वेलेस का एक और कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने पूरे अर्थ को ना 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि पूरा अर्थ ना 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड अर्थ into 6 parts। ठीक है बेटा, अर्थ को ना 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बेटे ये क्या होते हैं, फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? फ्लोरा किसे कहते हैं, फौना किसे कहते हैं? फ्लोरा वहाँ पे जो प्लांट की वैरायटी है, फौना जो एनिमल्स की वैरायटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लोरा बेटा प्लांट्स को कहते हैं, फौना बेटा एनिमल्स को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो अर्थ 6 पार्ट्स में डिवाइड की गई है वो बेटा वेलेस के द्वारा डिवाइड की गई है। अच्छा, एक और बात बताओ बेटा, डार्विन ने बात की नेचुरल सिलेक्शन की, क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कुछ होता है? यस सर होता है। हाँ बेटा बोलो। सर होता है, जैसे कि अभी जो डॉग्स हैं, जो पेट्स हम लोग रखते हैं, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के प्रोडक्ट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन लिख लेना बेटा, है ना, लिख लेना डार्विन टॉक्ड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है बेटा मैन मेड सिलेक्शन। मैन मेड सिलेक्शन,
सर बट के बाद क्या है ना, बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, वो बात सही है, लेकिन बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होता है ना। और ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है ये बेटा मैन मेड सिलेक्शन होता है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा बेटा, जैसे न्यू ब्रीड्स ऑफ डॉग्स बनाई हैं, पिजन की नई वेराइटी, कबूतर बना दी हमने, न्यू वेराइटीज ऑफ पिजन, है ना, न्यू वेराइटीज ऑफ डॉग्स, और कॉलीफ्लावर की नई वेराइटीज। ठीक है बेटा, कॉलीफ्लावर की नई वेराइटीज। क्लियर हो गया? यस सर। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, मैन मेड सिलेक्शन है। पिजन है, डॉग है, ये सब है ना। सर वैसे जो नॉर्मल स्पीशी थी, ओल्ड स्पीशी, वो भी सरवाइव कर सकती थी? ये तो खाली वैरायटी के लिए बनाई उन्होंने और ब्रीड पेट जो केयर। इंसान ने बनाई है, यस सर, आर्टिफिशियल वाली। ये बेटा ये मान रहे हैं इंसान जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेटा ये बोला है कि बेटर अडेप्टेड होगी, इसके अंदर बेटर कैरेक्टर्स होंगे, बेटर लाइफ स्पैन होगा इनका, ये मान रहे हैं, डिसीज रेजिस्टेंट होगी है। कैसा? ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म, डिड नॉट कंसिडर म्यूटेशन। सर ये तो कर लिया था। अच्छा ठीक है, फिर छोड़ देता हूं। सेंटेंस पूरा करके छोड़ देता हूं। सर इसीलिए तो आपने वो आर्कियोपेलेगो वाला बताया था इसके बाद। ठीक है, ठीक है। एक और थ्योरी आई बेटा, अगली थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, है ना बेटा। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ये बेटा किसने दी थी? ये दी थी ह्यूगो डिवरिस ने, गिवन बाय ह्यूगो डिवरिस। ये थ्योरी बेटा ह्यूगो डिवरिस की दी हुई थी। ठीक है। वाइल वर्किंग ऑन, एक बार लास्ट स्लाइड करिएगा। हाँ देख लो, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन गिवन बाय ह्यूगो डिवरिस। डन सर। ठीक है सर, ये ह्यूगो डिवरिस कहाँ के हैं? ह्यूगो डिवरिस बेटा एक साइंटिस्ट थे। सर कौन से देश के? ये इन्होंने ना मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। ना while working on a plant, while working on a plant, evening primrose, नमस्कार भैया, कैसे हैं? इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, इसका बेटा साइंटिफिक नेम होता है ऑनेथेरा लेमार्कियाना। इसका बेटा साइंटिफिक नेम होता है ऑनेथेरा लेमार्कियाना, OENETHERA, ऑनेथेरा, LAMARCKIANA, ऑनेथेरा लेमार्कियाना।
ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, इन्होंने बोला कि ना नेचुरल सिलेक्शन हैज नो रोल इन इवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डेवरिस, according to Hugo de Vries, natural selection has no role in evolution. ठीक है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन हैज नो रोल इन इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन जो होता है बेटा वो केवल और केवल म्यूटेशन ही होता है। बिकॉज इन्होंने बोला बिकॉज इवोल्यूशन सही था या अकर्स, गलत? नहीं, दोनों का रोल है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन का भी है, इवोल्यूशन का भी है ना। बिकॉज इन, लेकिन इन्होंने कहा सिर्फ नेचुरल, सिर्फ इवोल्यूशन का है। बिकॉज इवोल्यूशन इज ओनली ड्यू टू म्यूटेशन, इन्होंने बोला। only due to mutation. ठीक है, आगे चलूं? यस सर। ठीक है, फिर आई बेटा मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फाइनली आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सर ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पूरी तरीके से सही नहीं है क्या? नहीं, अब सही हो गई, ये मोस्ट एक्सेप्टेड है बेटा। इसको हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसको बेटा हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। लिख लेना, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल लिख लेना। इट वाज गिवन बाय ठीक है, हार्डी एंड वीनबर्ग, गिवन बाय हार्डी एंड वीनबर्ग। ठीक है, इट वाज गिवन बाय हार्डी एंड वीनबर्ग। ठीक है, अब देखो ये हार्डी एंड वीनबर्ग ये कहते हैं बेटा
कि इवोल्यूशन के लिए 5 फैक्टर्स चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस प्रिंसिपल। ठीक है, 5 फैक्टर्स आर नीडेड। Five factors are needed for formation of a new species. किसी भी नई स्पीसीज को बनने के लिए बेटा 5 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग, ठीक है, 5 फैक्टर्स आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 5 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। These 5 फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर होता है बेटा नंबर 1, पहला फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो दूसरा फैक्टर है बेटा जीन माइग्रेशन। तीसरा फैक्टर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चौथा फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। और पांचवा फैक्टर है बेटा म्यूटेशन। ठीक है बेटा, ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिससे एक नई स्पीसीज बनती है। दिख रहा है आप लोगों को, है ना? 5 फैक्टर्स आर, कौन कौन से बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन। क्लियर है? यस सर। चलो, अब अगर Yes, इन्होंने sir. बोला बेटा, इन्होंने बोला कि अगर ये 5 फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो म्यूटेशन नहीं होगा। if these 5 factors are constant, are constant, ठीक है बेटा, अगर ये पांचों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, देन म्यूटेशन विल नॉट अकर। म्यूटेशन नॉट अकर का मतलब क्या हुआ सर? सॉरी, म्यूटेशन कह रहा हूँ, ओहो, म्यूटेशन नहीं बेटा, इवोल्यूशन।
evolution होगा. sorry, then evolution will not occur. सही टाइम पे याद दिला दिया. then evolution will not occur, है ना, तो evolution नहीं होगा, है ना, then will not occur. and क्या होगा बेटा, एक ही तरह की जीन्स, है ना, सक्सेसिव जनरेशन में जाती रहेंगे ना, Yes, एंड sir. जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी ना और एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी ठीक है, ओवर सब्सिक्वेंट जनरेशन will remain constant. ना एक ही तरह की जीन्स चलती रहेंगी ना बेटा, Yes, कुछ sir. होगा ही नहीं. लिख लिया बेटा, तो एक इक्वेशन लिखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq is equal to 1. p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq is equal to 1. ठीक है, p स्क्वायर क्या होता है बेटा, p स्क्वायर होता है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी. यस वेरी गुड, होमोजाइगस डोमिनेंट, HD लिख देता हूं मैं. अच्छा, होमोजाइगस डोमिनेंट. क्यू स्क्वायर क्या होता है बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव, HR लिख देता हूं मैं. और बेटा 2pq क्या होता है, हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस. तो वो ये कह रहा है बेटा हार्डी विनबर्ग, क्या करिए 5 फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, तो बेटा जितनी भी जीन्स की और एलील्स की फ्रीक्वेंसी हैं सब्सिक्वेंट जनरेशन में वो भी कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, दे विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट ओवर सब्सिक्वेंट जनरेशन. PQ क्या है सर? हाँ बेटा, आपको पता है ना, 2 तरह की जीन्स होती हैं, एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है ना. सर वो लिखा क्या है, वो विजिबल नहीं हो रहा सर. 2PQ वाला क्या लिखा है आपने? 2pq हेट्रोजाइगस बेटा, ओके सर. हेट्रोजाइगस. सर इन सबका सम मिला के 1 आता एक है. होना चाहिए, कांस्टेंट चलेगा, 1 इज ए कांस्टेंट, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो इवोल्यूशन करा सकते हैं वो कांस्टेंट है बेटा. मतलब इनमें से होना चाहिए वाले फैक्टर्स एक ना वो कांस्टेंट होगा, वो सेम रहेगा. अगर एक फैक्टर में भी चेंज आ गया तो Yes, sir, इवोल्यूशन हो जाएगा. Yes. या हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन विल नॉट अकर टिल हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज फॉलोड. सर मतलब अगर इन सबको मिला के 1 आ रहा है तो फिर इवोल्यूशन नहीं होगा. हाँ, कांस्टेंट हो गया ना बेटा, टिल हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज फॉलोड. Evolution will not occur till Hardy-Weinberg equilibrium is followed. ठीक है, Yes, sir. चलो Yes, अब sir. हम इन 5 फैक्टर्स को बेटा एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब हम ये 5 फैक्टर्स एक एक Sir? करके, हाँ
सर उसको p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते थे। वेरी गुड, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है बेटा ये। यस सर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वही आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, चलो Yes. सबसे पहले sir. लेते हैं बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को बेटा कैसे डिफाइन करते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, इसको हम एक और नाम देते हैं बेटा, सीवॉल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। लिख लो फिर समझाता हूं, सीवॉल राइट इफेक्ट। ठीक है, इसको बेटा हम डिफाइन करते हैं एज रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। इसको बेटा हम डिफाइन करते हैं एज रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो अब बात सुनो और आगे लिखो, इट अकर्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। इट अकर्स इन ए स्मॉल randomly mating population। है ना, इट अकर्स इन ए स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। पहले लिख लो फिर समझाता हूं कि ये होता क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट और सीवॉल राइट इफेक्ट, है ना, रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। इट अकर्स इन ए स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। सर इट अकर्स इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, कुछ नहीं और कुछ नहीं लिखा होगा। अब मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, समझाता हूं ये होता क्या है। देखो मान लो एक पॉपुलेशन है 50 इंडिविजुअल्स की।
मान लो एक पॉपुलेशन है 50 इंडिविजुअल्स की, ठीक है, इन 50 में से 10 ऑर्गेनिजम्स बाहर चले गए, ठीक है, तो बचे कितने बताओ? 40। अभी जो ऑर्गेनिजम्स बाहर गए ना, ये अपनी सारी जीन्स अपने साथ ले गए, ठीक है, तो जो बाकी के 40 बच गए बेटा, वो इनकी जीन्स के बिना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक नई पॉपुलेशन में चेंज हो जाएंगे। तो चले गए मतलब माइग्रेट कर गए? माइग्रेट करेंगे, किसी रीजन से बाहर चले गए, तो ये अपनी जीन्स अपने साथ ले गए। ऐसे समझो, मान लो कि शुरू में ही जो पॉपुलेशन थी उसमें ब्लैक आइज भी थे, ब्लू आइज भी थी। ब्लू आइज वाले अपने साथ, अपने ब्लू आइज वाले 10 जो थे वो बाहर चले गए, तो अब कौन से बच गए? ब्लैक आइज, है ना। तो अब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? ब्लैक और ब्लू वाली, तो ओरिजिनल से अलग हो गई कि नहीं हो गई? यस। हाँ, ठीक है ना। तो इसने इवोल्यूशन करा दिया नहीं करा दिया? करा दिया। सर अगर कोई नई जीन आ जाए तो भी तो जाए। हाँ, बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, तो लिख लो, है ना। इफ सम फ्रॉम ए पॉपुलेशन सम इंडिविजुअल्स माइग्रेट्स आउट फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन। देख, अगर 50 में से 10 गए एकदम इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन अगर 10,000 है, 10,000 में से 10 गए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या सर? छोटी पॉपुलेशन पे एकदम फर्क पड़ जाएगा ना। यस सर। तो सर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के लिए तो स्मॉल पॉपुलेशन में यूज होगा। सर हाँ सर 10,000 में से कुछ 8,000 चले गए तब तो फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तब फर्क पड़ेगा, तो उसे जेनेटिक लेकिन ड्रिफ्ट इतना, नहीं बोलेंगे। लेकिन ये नहीं देखा जाता ना बेटा, इतना लार्ज स्केल माइग्रेशन होता नहीं है जनरली, ओके सर। है ना, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है। फ्रॉम ए स्मॉल रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, if some individuals migrates out, सर ये रैंडमली मीटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे मान लो अगर एक पॉपुलेशन में बेटा मान लो गोरे और काले दोनों तरह के लोग हैं, या ब्लैक आइज और ब्लू आइज वाले हैं, तो वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ मतलब ब्लैक वाले ब्लू के साथ करेंगे, ब्लू वाले ब्लैक के साथ, ब्लैक ब्लैक के साथ, ब्लू ब्लू के साथ, तभी तो पॉपुलेशन मिक्स होगी ना बेटा, है ना। अगर बेटा शुरू में सिर्फ ब्लैक वाले ही करते रहे, ब्लू वाले ही करते रहे और ब्लू वाले चले जाएं, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, ब्लू वालों ने, तो वो वैसे ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, है ना। तो रैंडम मेटिंग होती है बेटा जब किसी भी पॉपुलेशन में कोई किसी के साथ भी मेट कर जाए, तभी तो वो पॉपुलेशन में सारी जीन्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यस सर। है ना। जैसे कुछ ऐसे होते हैं कम्युनिटीज, मान लो कोई कम्युनिटी है ना, वो आपस में ही शादी करते हैं बस, मान लो, है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनकी जो जीन्स है वो तो आपस में ही घूमती रहेंगी ना बस, बाकी इंडिया की जीन्स के साथ तो मिक्स ही नहीं हो पाएंगी। अब वो कम्युनिटी मान लो 100 लोगों की कम्युनिटी, वो बाहर चली गई इंडिया से, तो इंडिया को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उसमें, ऐसे होगा ना, यस ठीक है। तो फ्रॉम ए स्मॉल रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन इफ सम इंडिविजुअल्स माइग्रेट्स आउट, ठीक है, दे कैरी देयर जीन्स विद देम,
पता नहीं इसने मुझे बाहर क्यों निकाल के फेंक दिया। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चल ठीक, अगला लिख बेटा, रुक जा, मुझे मीटिंग से बाहर निकाल के फेंक दिया उन्होंने। सर हाँ सर एक बार जेनेटिक ड्रिफ्ट फिर से बता दीजिए सर। बता रहा हूँ, अभी अभी हुआ नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ अभी, तो अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले उन्होंने मुझे निकाल दिया था बेटा। वैसे आज काफी चल गया, आज 45 मिनट चल गया, नहीं तो बीच बीच में टूटता था। आज फिर भी काफी चल गया, आधे टाइम पे पहुंचा दिया हमको, करीब करीब। यस सर। चल हम आगे बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट देख, ठीक है, लिख लेना। फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन, फ्रॉम, दिख रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, पता है वो उसमें रीजन क्यों आ गया था लिखा हुआ कि स्टॉप क्यों हो गई? बिकॉज यू आर नॉट इन ए मीटिंग। और फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैं सच में मीटिंग में नहीं हूं, मैं तो बाहर हूं, मेरे तो उस पर ऐप ही नहीं खुला हुआ। फिर मैं मेल पे दोबारा गया, दोबारा से लॉग इन किया, पता नहीं क्यों बाहर निकाल दिया। सर आप तो थे मीटिंग में, तभी तो आप हो सर। हाँ नहीं थे क्या मतलब? पता नहीं, वो ये वहां पे रीजन लिखा हुआ आ गया कि लाइव क्या कि स्क्रीन ब्रॉडकास्ट इज स्टॉप बिकॉज यू आर नॉट इन ए मीटिंग। जैसे आपने कनेक्ट कर रखा होगा उसमें से आप लीव हो गए होगे। पता नहीं है तो ठीक है। फ्रॉम ए स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, ठीक है, if some organisms migrate out, है ना, if some organisms migrate out, ठीक है, if some organisms migrate out, है ना, they carry with them their genes, their genes, ठीक है बेटा, they carry with them their genes, ठीक है। the remaining population, है ना, now multiplies, the remaining population now multiplies, है ना, जो बाकी की बच गई अब वो मल्टीप्लाई करेगी विदाउट द जीन्स ऑफ द आउटगोइंग ऑर्गेनिज्म, विदाउट द जीन्स of the outgoing organisms, without the genes of the outgoing organism, है ना, and in due course of time, and in due course of time changes into a new species, न्यू स्पीसीज। देखो बेटा, किसी को समझ में आया नहीं आया तो बताओ बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? सर कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट कर जाते हैं, जो बच जाते हैं वो हाँ। चेंज हो जाता है उनमें। वो ओरिजिनल से तो अलग हो ही जाएंगे बेटा, सर क्योंकि जाने वाले अपने साथ अपनी जीन्स ले गए, है ना, यही होता है बेटा, है ना। अब लेकिन देख, सर मीटिंग तो अभी भी रैंडम ही हो रही है।
हाँ रेंडम हो रही है, लेकिन कुछ तो चले गए ना अपनी जीन्स लेकर के। बाई चांस वो वाले चले गए, दूसरे वाले चले गए ना जिनके साथ वो बाई चांस खेल। वो वाले चले गए जिनके साथ मीटिंग हो रही थी, मान लो ब्लू आइज वाले चले गए। लेकिन सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सारे चले जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये तो चांस फैक्टर है बेटा। क्या है सर, क्या बोला आपने? दिस इज जस्ट ए चांस फैक्टर। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है सर? नहीं नहीं है, प्रैक्टिकल है, बट बाई चांस ही होता है ये कि सारे वही वाले निकल जाएं जिनकी अपनी जीन्स थी। तो ये वो एक बोला था ना आपने, एक्सीडेंटली सडन वाला। हाँ सडनली, है ना। सडनली तो कभी हो सकता है सर। हाँ कभी भी हो सकता है ना। शुरू करें बेटा, आगे शुरू करें। यस सर। ठीक है चलो, अब देख बेटा, जो रह गए उनका क्या होगा ये बता, है ना। अच्छा वो तो हो गए, वो नई स्पीसीज जो बाहर गए उनका क्या होगा, जो 10 बाहर निकले। सर वो दूसरी जगह जाके। वेरी गुड, लिख ले बेटा, जो 10 बाहर निकले। जो 10 बाहर निकले, है ना, दे विल रीच ए न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, दे विल रीच ए न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, और सेटल डाउन एट ए न्यू प्लेस। सेटल डाउन, है ना, इन ए न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। इन ए न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। है ना, सेटल डाउन, है ना, इन ए न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। एंड, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अडॉप्ट देमसेल्व्स, and adopt themselves ठीक है, और वो अपने आप को ना अडेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। एंड अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू न्यू ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, और जो ओरिजिनल थे उनसे अलग हो जाएंगे। and will become different from original population. And will become different, है ना, from original population. ठीक है, ओरिजिनल से अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो वो भी एक नई स्पीसीज बन जाएंगे। they will also become
ए न्यू स्पीसीज, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल 10 बाहर निकले थे ना, उसको बेटा कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं फाउंडर इफेक्ट। द 10 विच माइग्रेटेड आउट इज कॉल्ड, सर इसे जीन माइग्रेशन ही कहते हैं। नहीं बेटा वो बताता हूं अभी, इज कॉल्ड फाउंडर पॉपुलेशन। ठीक है, और इस इफेक्ट को हम बेटा नाम देते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। सर बाहर जाने को? नहीं देख बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। अब देख बेटा, मान लो एक पॉपुलेशन थी 50 की, ठीक है, उसमें से बेटा 10 बाहर चले गए। अब आप दोनों को देखोगे ना, जो रह गए और जो बाहर चले गए, है ना, जो रह गए वो बेटा जो बाहर चले गए उनकी जीन्स के बिना मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओरिजिनल से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब उनको भी तो देखो, जो बाहर चले गए, जो बाहर गए बेटा वो एक नई ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, ठीक है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओरिजिनल पॉपुलेशन जो थी 50 वाली उससे बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। तो जो 10 बाहर गए उनको कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके एक नई जगह जाके एक नई पॉपुलेशन बनाई, ठीक है, और इस इफेक्ट को हम बेटा नाम देते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। सर मतलब जीन ड्रिफ्ट के 3 नाम हो गए। हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 पार्ट्स हो गए बेटा, एक जो रह गया और एक जो बाहर आ गया। सर नाम 3 आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट और राइट इफेक्ट लिखवाया था ना अभी? सीवॉल राइट इफेक्ट। यस सर, 3 नाम हो गए, फाउंडर इफेक्ट भी हो गया इसका नाम। ओके सर। पढ़ लो बेटा एक बार, है ना सब। दो मिनट ले लो और पढ़ लो, फिर मैं अगले पे आऊंगा। सेकंड वाला है जीन माइग्रेशन, उस पर आता हूं, 2 मिनट पढ़ लो। फिर फाउंडर इफेक्ट जैसा कुछ होगा इस बात की तो गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, वो 10 वो 10 ही मर पॉपुलेशन जाए, हाँ 10 ही मर जाए तो फिर होगा ही नहीं। फिर नहीं हो पाएगा। ये सब चांस इफेक्ट्स होते हैं बेटा, सारे चांस इफेक्ट्स होते हैं। मॉडर्न थ्योरी के अलावा और कौन सी थ्योरी ज्यादा है सर इम्पोर्टेंट? डार्विन की भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही जो हम कर रहे हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं, हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे चलो। यस सर। अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा इस थ्योरी का, जीन माइग्रेशन। ठीक है बेटा, जीन माइग्रेशन। अगर बेटा 50 की पॉपुलेशन है, ठीक है, ये 50 की पॉपुलेशन है बेटा, है ना, और इसमें बेटा 10 आकर के मान लो ऐड हो गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर निकलना, है ना। यस सर। जीन माइग्रेशन किसके उल्टा हो गया बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के। अगर एक पॉपुलेशन है बेटा जहां सिर्फ छोटे लोग हैं, उसमें बेटा ऊंचे कद वाले लोग आके ऐड हो गए, अब इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन शुरू किया, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, पॉपुलेशन बदल जाएगी,
ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जब निकल के चले जाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन से, और उसका उल्टा हो गया बेटा जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन में आकर के ऐड हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. लेकिन सर जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी तो जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, बस उसमें बाहर जा रहे हैं। हाँ, उसे हम ड्रिफ्ट ही बोल देते हैं माइग्रेट का बेटा। नाम ही ऐसा मतलब होता है ना उस हाँ, माइग्रेट तो ये दोनों हो सकते हैं, इमिग्रेशन इमिग्रेशन, लेकिन जब बाहर जाते हैं उसे ड्रिफ्ट बोल देते हैं, जब अंदर आते हैं तो उसे बेटा जीन माइग्रेशन बोल देते हैं। लिख लो बेटा। इन ए स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, in a small randomly mating population, if some individuals are added, if some individuals are added, ठीक है, they add their genes to the population, ठीक है। तो in a small randomly mating population, तो जीन माइग्रेशन तो एक लार्ज पॉपुलेशन में भी हो सकता है। हाँ, पर इफेक्ट कम आएगा ना बेटा। और सर अगर लार्ज मतलब जीन माइग्रेशन अगर बहुत सारे आ जाए 10 की जगह, मतलब 50 है हाँ, तो फिर 50 100 आ जाए तो हो सकता है। तो वो कंपैरिजन वही हो जाएगा ना, मतलब कंपैरिजन यही होना चाहिए कि मतलब जो भी पॉपुलेशन है उसमें एक सब्सटेंशियल नंबर माइनस हो या ऐड हो, तभी फर्क पड़ेगा ना। पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, इन ए स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, है ना, इफ सम इंडिविजुअल्स आर एडेड, are added, ठीक है, if some individuals are added, ठीक है, they add their genes to the, they add their genes to the gene pool of the population, है ना, they add their genes to the gene pool of the population, सुन कृष्णा, सुन बाकी लोग, ये पहली बार नहीं है इसने गोल्ड जीता है, ये बहुत बार गोल्ड जीत चुका है। 2016 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2017 एशियन चैंपियनशिप, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2018 में एशियन गेम्स और 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स। सर वर्ल्ड नंबर 1 है ना ये वैसे। इसका तो मतलब ये हुआ यार, ये मतलब बाकी लोगों से बहुत ही आगे है। सूबेदार है ये। सूबेदार आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं? आर्मी में होते हैं ना। आर्मी में सूबेदार है ये, राजपुताना राइफल्स। सही आदमी यार। किसकी बात कर रहे हो? ये जो नीरज इसका मतलब इसकी जो वो होंगी मसल्स, बाइसेप्स वगैरह, वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, है ना। यस सर। ये तो फास्ट बॉलर होता तो बॉलिंग भी बहुत तेज करता। सर रवि कुमार भी बहुत 2 बार का चैंपियन है एशियन। अच्छा, इसने देख 16, 17, 18, 18, 21, 1 2 3 4 5 गोल्ड मेडल है इसके, 5वां है। यंग सा लड़का है बिल्कुल। सर एक ही गोल्ड आया। एक ही गोल्ड। इसका मतलब अगर इसने 16 में जूनियर वर्ल्ड जीता है तो इसका मतलब 16 में तो ये छोटा ही होगा, तभी तो 16 5 साल पहले तो जीते जूनियर वर्ल्ड। सर 23 साल का है अभी वो। 23 साल का है। 23 है अभी। 23 इयर्स।
चल आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, चल आगे चल बेटा। इन ए स्मॉल रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, है ना, इफ सम इंडिविजुअल्स आर एडेड, दे एड देयर जीन्स टू द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। जीन पूल क्या होता है बेटा? जीन पूल होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन, है ना। जीन पूल होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन, उसे बेटा जीन पूल कहते हैं। तो दे एड देयर जीन्स टू द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। They add their genes not to the gene pool of the population. The population now multiplies with the genes of the new organisms. With the genes, है ना, of the new organism. ठीक है, and over a period of time becomes different from the original population. And over a period of time now becomes different. From original population. क्लियर हो गया बेटा? जीन माइग्रेशन क्या होता है? देख लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन, ये दो पहले हार्डी वीनबर्ग के आप सबको क्लियर है कि नहीं है बेटा? क्लियर है सर। क्लियर हो गया बेटा? सर। हाँ बेटा बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, दो गए, अब तीसरा आ जाओ बेटा। और ये पीपल उसके बाद क्या लिखा है? एंड बिकम्स डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। ओके सर। ओरिजिनल से अलग हो जाते हैं ना। अगला तीसरा लिखो बेटा। तीसरा क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना बेटा? ये क्या होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बताओ बेटा। दो टाइप के जीन्स यूज किए हैं। सर क्रॉसिंग ओवर होता है सर। वेरी गुड, कहाँ पे होता है याद है? 11th में पढ़ा था। यस सर। सर पैकेटीन वाले स्टेज। वेरी गुड, पैकेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। इसको एक और नाम भी देते हैं ना बेटा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है बेटा, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं।
ठीक है बेटा, इसे क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। किसी को याद आ रहा है बेटा? 11th में देखा था हमने क्रॉसिंग ओवर, यस सर। है ना? पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स में बेटा क्रॉसिंग ओवर हुआ था। चौथा क्या था बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट स्लाइड पिछले स्लाइड की सर, स्लाइड दिखाइए। देख ले बेटा। ऑल्सो कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यस सर। नेचुरल सिलेक्शन। क्या बेटा? हाँ जी, नेचुरल सिलेक्शन। अब आगे ना डार्विन वाला कॉन्सेप्ट, है ना? लिख लो, यस सर। है ना? नेचर सेलेक्ट्स, तो आगे हम वापस एग्जैक्ट डार्विन पे आ गए। नेचर सेलेक्ट्स, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इतना ही था सर बस? हाँ, नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा? एंड रिजेक्ट्स the unfit organisms. And rejects the unfit organisms. ठीक है? सर यहाँ पे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ जिनकी रिप्रोडक्टिव पावर ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है? एंड रिजेक्ट्स द अनफिट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? तो जो सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फिटेस्ट वो भी है बेटा, जो है ना, फिटेस्ट वो भी है सराउंडिंग के साथ अडेप्ट करते हैं। हाँ, जो सराउंडिंग से ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अंदर बैठा हूं। हाँ, चेयर दे दो, है ना बेटा? एंड सेलेक्ट्स द अनफिट ऑर्गेनिज्म। तो फिटेस्ट का बेटा वो भी होता है जो ज्यादा अडेप्ट कर गया, जो हर तरह की ना स्ट्रगल से सक्सेसफुली बाहर आ जाए। जो हर तरह की स्ट्रगल से बेटा सक्सेसफुली बाहर आ जाए, वो होता है ना फिटेस्ट। बंद क्यों कर दिया? थोड़ा खुला है। नहीं, है ना? मोबाइल में। एंड सेलेक्ट्स द अनफिट ऑर्गेनिजम्स। सर हमारी वजह से रिप्रोडक्टिव पावर कैसे कम हो रही है? जो जैसे डोडो सर वो हो गया, एक्सटिंक्ट कर गया। डोडो तो जो बेटा एक्सटिंक्ट हुआ था ना, डोडो एक्सटिंक्ट हुआ था ड्यू टू फियरलेसनेस। ठीक है? उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुआ था। तो फियरलेसनेस कैसे? वो उड़ती नहीं थी, पता है? कोई उसे पकड़ने नहीं, कोई उसे पकड़ने आता था ना, वो उड़ती नहीं थी। सर इसीलिए पोचर्स ने खत्म कर दिया ना उसे, वो उड़ती नहीं थी, बैठी रहती थी।
तो सर मतलब अभी जो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं एनिमल्स वो हमारी वजह से ही तो कर रहे हैं। हाँ, अब तो इंसान का रोल भी बहुत हो गया ना बेटा। लेकिन अब तो सर हम human उनको beings- रिप्रोडक्टिवली कैसे कम कर रहे हैं उनको, तो मुझे पूछना हम उनको रिप्रोडक्टिवली कम नहीं कर रहे, वो तो नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे ना डायनासोर्स थे, अब जैसे डायनासोर्स थे उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन नेचुरली ही कम था, उसमें इंसान तो तब था ही नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। सर वो इंसान वाली चीज वो इसमें भी तो आ सकती है, स्ट्रगल वाली चीज। हाँ, ये है कि इंसान भी इवोल्यूशन में इंटरफियर कर रहा है। इंसान क्या कर रहा है, कुछ को मारते ही जा रहा है। जैसे डोडो मार दिया इंसानों ने, चीता करीब करीब खत्म कर दिया इंसानों ने, तो वो इंसान का भी एक, इसको हम कहते हैं बेटा एंथ्रोपोजेनिक सर इवोल्यूशन। टाइगर को भी करने वाले थे लेकिन हाँ, हाँ, इसको बेटा लिख ले, मैन मेड इवोल्यूशन को बेटा कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, अच्छा वो तुमने एक डिस्कशन ले लिया इसका। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन होता है बेटा जिसमें ह्यूमन बीइंग्स इंटरफियर करें। क्लियर है? सर हाँ, बोलो बोलो। मेरे जो इंटरफेरेंस है सर वो स्ट्रगल में नहीं आएगी, वो तो हाँ, स्ट्रगल अपनी लाइफ स्ट्रगल, हाँ बचाने हाँ, उनके लिए उनके लिए तो स्ट्रगल ही हो गई। का। यस सर। सर फिर भी इसका टर्म अलग दी हुई है। हाँ, उनके लिए तो एक तरह से स्ट्रगल ही हो गई। बिल्कुल सही बात है। चल अगला आ जाऊं मैं। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन बेटा 3 तरह के होते हैं। मान लो एक ना जंगल में बेटा 5 फीट का प्लांट है, वो सबसे ज्यादा सिलेक्टेड है ना। मान लो बेटा जंगल के अंदर 5 फीट का प्लांट है, ठीक है, वो मैक्सिमम सिलेक्टेड है। ये ना गिरा दे, है ना बेटा, वो मैक्सिमम सेलेक्टेड है। और कुछ प्लांट बेटा 4 फीट के हैं और कुछ प्लांट बेटा 6 फीट के हैं। 5 फीट वाला 80% है नंबर में, ये बेटा 10% है और ये भी 10% है। मान लो इस तरह से है। अब बताओ क्या होने वाला है? सर फिटेस्ट वाला ही सर्वाइव कर पाएगा ज़्यादा। अब 3 काम हो सकते हैं बेटा। सर ज्यादा डोमिनेंट है और ज्यादा डोमिनेंट होता जाएगा। सबसे पहले इसी को ले लो जो ये बोल रहा है। इसको कहते हैं बेटा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सही कह रहा है ये कि जो बेटा 5 फीट वाला था, नेचर उसको और भी ज्यादा सेलेक्ट कर लेती है। तो जो ये अब 90% हो गए बेटा, और ये 5-5 ही रह गए। तो जो पीक होती है मीन वैल्यू की, वो क्या हो जाती है बेटा? हाई हो जाती है ना। पीक ऑफ द मीन वैल्यू बिकम्स हाई। एक बार रिपीट करिएगा, आपने क्या बोला सर? आपने क्या बोला सर, रिपीट करिएगा प्लीज, क्या बोला आपने? नेचर सेलेक्ट्स दोज ऑर्गेनिजम्स which are already selected। नेचर बेटा उनको ज्यादा सेलेक्ट कर लेती है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड वाले कौन से थे बताओ? 5 फीट वाला। उनकी पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? 80%। अब कितनी हो गई? 90। पहला क्लियर हो गया आपको, सर है ना? कि अब देखो बाकी दोनों कम होते चले जा रहे हैं, और जो सिलेक्टेड था वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेबलाइजेशन लिखा है आपने ऊपर से। स्टेबलाइजिंग। अभी तुम में से किसी का वो ऑन है? अरे बंद करो माइक, मुझे मेरी आवाज क्यों सुना रहे हो? सर हमें भी 2-2 बार आ रही है। किसी का ऑन है ना वो गैजेट, उसमें से आ रही है 2 बार।
अब नहीं आ रही सर। हाँ, कोई मुझे इसका एग्जाम्पल बताएगा बेटा? कोई बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा। नेचुरल सिलेक्शन का नहीं, इसी का, स्टेबलाइजिंग का। सर, जैसे कि पोलर बेयर्स थे और ब्राउन बेयर थे, तो फिर पोलर बेयर नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। ओके, चलो एक लिखो बेटा, सिकल सेल एनीमिया इन अफ्रीका। सिकल सेल एनीमिया इन अफ्रीका। देख बेटा, नॉर्मल शेप क्या होती है आरबीसी की? बाइकॉन्केव। नॉर्मल शेप क्या बता दे? बाइकॉन्केव। अच्छा, तुम में से किसी को भी क्या मलेरिया लाइफ साइकिल का कुछ भी आइडिया है? यस सर, वो सिकल सेल एनीमिया के पर्सन को मलेरिया, मतलब मलेरिया वाले पर्सन को सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उल्टा 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 उल्टा। सिकल सेल एनीमिया वाले को बेटा मलेरिया नहीं होता। यस सर, यही। तो होता है क्या है बेटा, कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, प्लाज्मोडियम, वो आरबीसी में एंटर करता है और आरबीसी को बेटा बर्स्ट करवा देता है, फोड़ देता है आरबीसी को, जिससे आदमी की डेथ हो जाती है। तो लिख लेना, है ना, मलेरिया पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, malaria parasite called plasmodium has the ability to enter RBC. इसको बेटा सर, ध्यान एक से बार लिखना, और बहुत बोल इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। हाँ, लिख लो बेटा, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट का नाम है बेटा प्लाज्मोडियम, हैज द एबिलिटी, हैज टू एंटर, ऐसे लिख ले, हैज टू एंटर आरबीसी। उसकी लाइफ साइकिल पूरी तब होती है, एंटर आरबीसी ऑफ ह्यूमंस to complete its life cycle. To complete its life cycle. ठीक है बेटा, in this process it causes bursting of RBC. It causes bursting of RBC resulting in death of the person. ठीक है बेटा, डेथ हो गई, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल आरबीसी के लिए बेटा ये लिखते हैं हम, HbA। अगर अफ्रीका में किसी को ये है तो उसकी बेटा डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी बेटा उसकी, किसकी वजह से डेथ होगी? मलेरिया की वजह से, मलेरिया की वजह से, है ना। सर, वो क्या लिखा है आपने, एच क्या लिखा है? HbA। ये बेटा नॉर्मल आरबीसी होता है। अगर बेटा आरबीसी की शेप ऐसे सिकल जैसी हो गई, सिकल शेप आरबीसी, तो भी डेथ हो जाएगी बेटा, क्योंकि सिकल शेप खुद ही डेथ कर देता है। HbS
सर अभी तो आपने बताया था कि सिकल सेल जिसका होता था उसको मलेरिया होता, तो फिर हाँ, तो पर उसकी सिकल सेल से डेथ हो जाएगी ना बेटा। हाँ सर ठीक है। ओके सर। तो एच बी ए है, तो डेथ किससे होगी? मलेरिया से। अगर एच बी एस है तो डेथ किससे होगी? सिकल सेल। कहां जाए बेचारा आदमी? एच बी ए एच बी एस, एच बी ए एच बी एस, ये होता है बेटा। एच बी एच बी एस में नो डेथ। ठीक है बेटा, डेथ नहीं होगी इस केस में, क्योंकि स्लाइट सिकलिंग होकर रह जाएगी, है ना, वेरी स्लाइट सिकलिंग। सर इसमें सिकलिंग क्यों हो रही है, इसमें बर्स्टिंग क्यों नहीं हो? अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसे बेटा हेट्रोजाइगस कहते हैं ना, एच बी एस, तो बेटा हल्की सी होकर रह जाती है, देख बहुत हल्की सी। अब इससे देख बहुत ही हल्की सी सिकलिंग हो गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ बेटा कि नॉर्मल शेप भी हट गई, अब प्लाज्मोडियम एंटर नहीं कर पा रहा, और इतनी ज्यादा सिकलिंग भी नहीं हो रही कि सिकलिंग की वजह से डेथ हो जाए। तो अब अफ्रीका में कौन से लोग खत्म होते जा रहे हैं? जिनका या तो एच बी है या जिनका एच बी एस है। कौन बचते जा रहे हैं बेटा? बीच वाले। तो पीक क्या हो जाएगी? मीन वैल्यू की हाई हो जाएगी। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ बेटा, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। सर मीन वैल्यू की पीक क्या बोला था मैं, हाई हो जाएगी? मीन वैल्यू इसमें कौन सी है? एक 4 फीट का प्लांट है, एक 5 फीट का प्लांट है, 6 फीट का है, तो मीन वैल्यू कौन सी वाली थी? 5 फीट वाली। यस सर, 5 वाली। मान लो तू 4 फीट को एच बी ए ले ले, 6 फीट को एच बी एस ले ले, यस सर, क्लियर हो गया। एचबी और एचबीएस वाला जो मिलके तो बना है मीन वो। वैल्यू ही तो हाई होती जा रही है बेटा, बाकी दोनों तो मरते जा रहे हैं। यस सर। ये बेटा क्लियर है सबको? अब मैं जा रहा हूं, ठीक है। सर आप टेस्ट में 11th कौन सा चैप्टर देंगे? बताओ कौन सा देना है, जल्दी बताओ। सर्कुलेशन डाल दूंगा। लोकोमोशन दे दीजिए सर। लोकोमोशन, चल लोकोमोशन डाल देता हूं। अब ये पक्का हो गया है, लोकोमोशन दूंगा मैं, ठीक है, बात खत्म। तो ब्रीदिंग भी नहीं। कोई नहीं, अब लोकोमोशन हो गया है ना, अगली बार ब्रीदिंग दे देंगे, कोई बात नहीं। कोई भी एक उठा सर दो। 12th का भी कोई दे दो। 12th का बेटा कोई खत्म नहीं हुआ ना कि मैं सर पूरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव दे दूं। हेल्थ दे दीजिए ना, वो आया हुआ ही उसके कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा बेटा, किसके? नहीं। यस सर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, लेकिन मेनली बेटा लोकोमोशन ही दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। ओके गुड चल नाइट फिर, सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। हाँ।